आज 8 अक्टूबर का दिन है, वो दिन जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे घोषित हो जाएंगे। अभी से थोड़ी देर बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर रुझानों की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन जैसे 10-11 बजे का समय बीता, 10-11 बजे तक पहुंचे हम, बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली। तो आखिर ये खेला क्या हुआ, ये समझने के लिए आज हमारे पास मेघा प्रसाद आई हैं, एबीपी की पॉलिटिकल एडिटर है। हम आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो पासा है वो आखिर पलट कैसे गया। एग्जिट पोल भी गलत साबित हो गए, शुरुआती रुझान भी गलत साबित हो गए, बीजेपी को बढ़त हासिल हो गई, खेला कहां हो गया? हाँ, आपने वर्ड सही यूज किया है कि खेला कहां हो गया। खेल तो हो गया है हरियाणा में। अब इतनी गलती जो एग्जिट पोलस्टर्स ने करी या सेफोलॉजिस्ट ने करी पिछले कम से कम 1 महीने से, अगर एक बात कंसिस्टेंटली हम हरियाणा के मामले में सुन रहे थे तो वो ये था कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। और इनफैक्ट अगर आपको ठीक याद होगा तो कल न्यूज रूम में भी हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर कांग्रेस आती है हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। मुझे लगता है ये ऐसी स्टोरीज तो आपको सारे वेबसाइट, सारे चैनल्स, मैं खुद ग्राउंड जीरो पर गई थी और मैं जब वापस लौट करके आई तो मैंने भी कहा कि इस बार बीजेपी के लिए इट्स गोना बी डिफिकल्ट जीतना। बहुमत बहुत दूर की बात है क्योंकि लहर इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस की ही दिख रही थी। वजह क्या हुए होंगे? लहर कांग्रेस, अगर लहर कांग्रेस की सही में होती ना, पिछले 10 दिनों में अगर यही सच्चाई होती तो आज ये रिजल्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि लहर भापने में गलती हुई है। अगर लहरी होती तो रिजल्ट आज थोड़ी बीजेपी के फेवर में होती, रिजल्ट फिर कांग्रेस के फेवर में होती। भापा नहीं गया सही से। अब 2-3 बातें हैं, समझिए विस्तार से कि क्या हुआ होगा। ये तो विश्लेषण की बात है, बाद में ऑफ कोर्स इसका थ्रेडबेयर एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा इस रिजल्ट का तो समझ आएगा क्या है। लेकिन अभी क्योंकि ये रुझान अब साफ हो रहे हैं, ये लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी अगली सरकार बना रही है तीसरी बार। 2-3 चीजें पहले समझिए। तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में बनाने के लिए उसके कस्ब पे खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा के स्टेट में अपनी सरकार वापस लाने में सफल हुई है। बीजेपी हैज डन दैट। अब ये दोनों बात को मद्देनजर रखते हुए अब पीछे जाके समझते हैं कि क्या हुआ होगा। एक बात जो कांग्रेस के खेमे से मुझे सुनाई पड़ी और मुझे लगा कि इसमें कुछ बात है, जब ये एनालिसिस हो रही थी सुबह, किसी ने कहा कि इतना अग्रेसिव कैंपेन हुआ जाटों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। वो अग्रेसिव कैंपेन को देखकर जो नॉन जाट वोट बेस था, जो जनरली बीजेपी के साथ पिछले 2 बार से तो बीजेपी के साथ ही रहा है, बीजेपी के लिए ही वोट किया है, ये जो नॉन जाट वोटर थे वो बिल्कुल चुप हो गए, बहुत जगह चिढ़ गए कि इस तरीके का कैंपेन हो रहा था कांग्रेस के द्वारा, जाटों के द्वारा, और ये चुपचाप से कंसोलिडेट करके पूरे के पूरे एन मास बीजेपी के पास चले गए। ये एक थ्योरी है। लेट अस सी कि ये आगे चल के इस थ्योरी में कितना दम निकलता। लेकिन क्या ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि ये जो तबका है जाटों का, किसानों का, पहलवानों का, जवानों का, वो बीजेपी से नाराज चल रहा है? क्योंकि जब मैं हरियाणा गई थी तो मैंने इन सारे लोगों से बात किया था। मैंने किसानों से बातचीत की, मैंने पहलवानों से बातचीत की, मैंने जो युवा पीढ़ी है हरियाणा की, मैंने उनसे भी बातचीत की। और जब हमने बात करी तो हमें ये समझ में आया कि वो परिवर्तन चाहते हैं। उनका ये कहना था कि 10 साल में कुछ बात सही है आपकी। जो ये जवान, पहलवान और किसान की कॉम्बिनेशन जिस पर कांग्रेस इतना अपना भरोसा जता रही थी, वो सही में कांग्रेस के साथ ही है। देखिए, ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस को 10 सीट आ रही है। कांग्रेस भी अभी जहां तक रुझान की बात है, मुझे लगता है 34-35 के ऊपर ही है कांग्रेस। तो आप ये नकारिए मत। ये जो जवान, पहलवान और किसान है जिस पर कांग्रेस का भरोसा था, वो तो शायद कांग्रेस के साथ है ही। आप पॉइंट मेरी ये है कि जो नॉन जाट है ना, जो बड़ा तबका नॉन जाट का है, जिसमें कि हिंदू हैं, जिसमें कि पंजाबी हैं, जिसमें दलित हैं, ओबीसी है, ये सब कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेशन हुई है यहां पर किसी स्टेज पर कंसोलिडेशन हुई है, इसीलिए बीजेपी को इस तरीके का रिजल्ट मिला है। 2-3 चीजें और मैं क्विकली यहां पर बताना चाहती हूं। पहली बात, सैनी जी को आगे रखकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। इनफैक्ट हम लोग ने स्टोरी भी करी थी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी इतनी क्लियर थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये ग्राउंड हमारे नीचे से खिसक रहा है, तो बीजेपी ने कोई भी मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना, डिड नॉट लीव इवन वन स्टोन अनटर्न्ड। हर कोशिश,
हर कोशिश करी है बीजेपी ने। जैसे पहली बात, 9 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी खट्टर जी की थी, खट्टर जी को पूरे हर पोस्टर से बाहर रखा, खट्टर जी को सम्मेलन उतना नहीं करने दिया, खट्टर जी को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखा, सो दैट जो नाराजगी खट्टर जी की थी उसको डाइल्यूट किया जाए, पहली बात। दूसरा, सैनी जी को आगे रखा, तो आपका एक ओबीसी का जो चेहरा है वो हमेशा आगे रहा। ये बताने की कोशिश की गई कि हम दलित ओबीसी के साथ खड़े हैं। जो ये पूरी कंफ्यूजन थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, उस पर बहुत काम किया गया, ग्राउंड में जाकर काम किया गया है। अच्छा, अब आप ये भी समझिए कि ये 2 चीज तो इन्होंने करी ही करी। तीसरा, जो ग्राउंड वर्क पे पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं आपको अभी यहां एग्जाम्पल के साथ बताती हूं, मैं ये पार्टी बहुत सालों से कवर भी कर रही हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी, सतीश पुनिया जी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं कैबिनेट में, और जब भी मैंने पिछले 15-20 दिनों में कोशिश करी उनसे बात करने की, बात तो मेरी हो नहीं पाई, पर उनके ऑफिस का बार बार यही कहना था कि मैम वो तो घर भी नहीं आ रहे, आप मिलना चाह रही हैं, बिजी नहीं तो? वो हरियाणा से, देखो हरियाणा से दिल्ली आने में कितना समय लगता है, 3-4-5 घंटे एट द मैक्स लगेंगे। हाँ। वो ये लोग घर भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ये हर जगह, हर पॉकेट, हर वो छोटे बड़े शहर में जहां नाराजगी थी वहां रात बिता रहे थे, वहां जाकर बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो मल्टीपल, और ये भूलिए मत, आरएसएस का भी यहां पर बहुत बड़ा हाथ है। आरएसएस जो ग्राउंड वर्क उन्होंने किया है यहां हरियाणा में, और लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं, अब जो नेक्स्ट इलेक्शंस हमारे सामने है वो महाराष्ट्र का बड़ा इलेक्शन है और झारखंड का इलेक्शन है, और अब आप देखिएगा कि इससे कितना बूस्ट मिलता है बीजेपी वर्कर्स को, बीजेपी काडर को, और आरएसएस की पूरी राजनीति को जो वो जमीन पे लगाते हैं महाराष्ट्र में भी, क्योंकि यहां उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जितनी मदद हुई सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर फॉर सपोज हरियाणा में चुनाव कांग्रेस जीत जाती तो उससे कितना फायदा होता है अपकमिंग इलेक्शंस में? जरूर होता, बिल्कुल होता, जरूर होता। देखिए ये मोरल बूस्टिंग महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन स्टेट रहा है। मोरल बूस्टिंग में तो इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत काम आते हैं ना अर्शी। कहीं भी बड़ी पार्टी है तो 2 बड़ी पार्टियां हैं, ये कहीं हार जाए कहीं जीत जाए तो लगता ही है कि अगले पर असर होगा, बिल्कुल असर होगा, और इसका महाराष्ट्र पे असर आप देखेंगे। महाराष्ट्र में देखिए 3-4 महीने पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, जब ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई अब क्या होगा महाराष्ट्र में, तो यही बोला गया कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी हारी रही है, किसी भी तरीके से बीजेपी वापस नहीं आएगी। अब जब से वो लाड़की बहन योजना शुरू हुई है वहां थोड़ा मैटर पलटता हुआ दिख रहा है, और इस तरह के अगर रुझान जो अगर ये रिजल्ट्स में टर्न हो जाते हैं हरियाणा में, जहां की राइट ऑफ कर दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी को राइट ऑफ कर दिया था, हर सेपोलॉजिस्ट ने, हर एग्जिट पोस्टर ने, मुझे लगता है एक भी एग्जिट पोल ने नहीं कहा कि भाजपा जीत रही है हरियाणा में। तो आप समझिए पहले तो हम कितना गलत अपने ही देश के लोगों को समझते हैं। कोई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है जो आपको यह बताएगा एग्जिट पोल के बाद भी कि कौन सरकार बना रहा है। मध्य प्रदेश में देखा ही आप लोगों ने क्या हुआ है, यहां दोबारा ये रिपीट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि हम समझ नहीं पाए, हमसे भापने में ये गलती हो गई, हम वो सारी चीजों को नजरअंदाज करने लगे जिस पर भाजपा कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर से काम कर रही थी, जिसका नतीजा आज 8 अक्टूबर को हम सबके सामने खुल करके आया है। अब जैसा कि मेघा जी ने बताया कि अब आगे और क्या क्या चीजें हुई हैं, कहां गलती हुई कांग्रेस से, बीजेपी ने कहां खेल दिया, उस पर आगे रिपोर्ट्स आएंगी, इसका हम पोस्टमार्टम जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे ही चुनाव से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।